तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनिये और जी कैनफेन को डोलोसेक जाने के बाद अपने क्लोन मिलते हैं जो कि वो रियल होने का दावा कर रहे थे। ये प्रूव करने के लिए कि वो रियल ह्यूमन एम्परर है, वो उस क्लोन के साथ फाइट करती है। फाइट के दौरान वो क्लोन हूबहू जी कैनफेन के अटैक्स को कॉपी कर रही थी, पर थोड़ी देर की जबरदस्त फाइट के बाद जी कैनफेन उस क्लोन को हरा देती है। इतना सब करने के बाद भी जब वो सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो मजबूरन एल्डर दुओ को अपनी पावर से उस क्लोन को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। और ये सब देखने के बाद जब वो दूसरा वाला क्लोन वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था तो चेनी अपनी पावर का यूज करते हुए उसे भी वैनिश कर देता है। चेनी की पावर देखने के बाद डोलोसेक उनके साथ कंबाइन होने को रेडी थे, इसलिए वो उनकी शर्त को मानते हुए उन्हें वो स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए लेकर जाते हैं। वो स्पिरिचुअल स्टोन मिलने के बाद जी कैनफेन कल्टीवेशन करने लगी थी, जहाँ उसकी बॉडी से एक्सट्रीम ऑरा रिलीज हो रहा था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही जी कैनफेन की कल्टीवेशन कंप्लीट होती है वो अपनी पावर देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। वो चेनी के पास जाकर कहती है कि मास्टर, इस कल्टीवेशन के बाद तो मैं लिंगपो स्टेज की फर्स्ट पर पहुंच गई हूँ। उसने अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया था। ये देखकर चेनी अंदर ही अंदर काफी खुश होता है। ह्यूमन रियल में जितने भी सेक्ट्स मौजूद थे उन सभी के स्पिरिचुअल स्टोन को हमारी कैनफेन ने एब्जॉर्व कर लिया था। तो ये देखने के बाद यही चीज उसे चेनी बताता है कि अब सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स तुमसे कनेक्ट हो गए हैं, अब बस अपने एम्परर सील को एक्टिवेट करो और इन पावर्स का यूज करना शुरू करो। ये बोलने के बाद वो थोड़ी सी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसमें ट्रांसफर करता है ताकि वो उस पावर प्रेशर को झेलने के लायक हो जाए। जैसा कि हमारी ज़ूकी ने बताया था कि वो एम्परर सील एक पावर बैंक की तरह काम करेगा, यही चीज चेनी बताता है कि अब ह्यूमन एम्परर सील में काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर हो गई है, वो जब चाहे इसका यूज कर सकती है। यहाँ चेनी ऑर्डर देते हुए जी कैनफेन से कहता है कि अब इस स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज तुम ह्यूमन रियल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए करोगी। इस चीज के लिए तो हमारी कैनफेन हमेशा से रेडी थी। जी कैनफेन से सारी बातें कंप्लीट करने के बाद चेनी डुओलो एल्डर से कहता है, मुझे लगता है कि अब आपके जाने का भी वक्त हो गया है, आपको भी हेवन रियल्म के लिए यहाँ से रवाना होना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ऑलरेडी हेवन रियल्म की पीक पर पहुँच गए हैं। लेकिन इस ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अब तक यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके रुके हुए हैं, पर अब जब आपके सामने ह्यूमन एम्प्रेस आ गई है तो उस पर भरोसा कीजिए और ह्यूमन रियल्म की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे दो। वैसे भी जिन मॉन्स्टर्स का खतरा ह्यूमन वर्ल्ड को है वो आपके लिए मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो किसी कीड़े मकोड़े से कम नहीं। ह्यूमन एम्परर होने के नाते जी कैनफेन ह्यूमन रियल्म को प्रोटेक्ट करेगी और मैं उसका साथ दूंगा, इसलिए आपको और अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करने की जरूरत नहीं। आप एक कल्टीवेटर हैं और आपको अपनी पावर को और इंक्रीज करना चाहिए। चेनी की बातें सुनने के बाद एल्डर दो कह रहे थे कि मैं आप जैसे ही किसी पर्सन का इंतजार कर रहा था कि कोई रिस्पॉन्सिबल, पावरफुल और समझदार इंसान ह्यूमन रियल्म को प्रोटेक्ट करने आए और मैं उसके हवाले ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दूं। अब जब आपने मेरे इस टेंशन को कम कर दिया है तो मैं यहाँ से रवाना होने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और वहाँ से सीधा हेवन रियल्म की तरफ चल देते हैं, ये कहते हुए कि अब आप लोगों से वहाँ मुलाकात होगी। एल्डर दुओ के जाने के बाद यहाँ चेनी जी कैनफेन को बताता है कि बाकी सारे सेट में जो स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद थे वो और किसी के पास नहीं बल्कि रेड लोटस डीमन सेट के पास है और वो उन स्पिरिचुअल स्टोन का यूज अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। रेड लोटस डीमन सेट का नाम सुनने के बाद जी कैनफेन काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहती है कि क्या उनके पास है। चेनी का कहना था कि अब हमें उनसे वो स्पिरिचुअल स्टोन लेने के लिए रेड लोटस डीमन सेट जाना होगा, वो भी अभी। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो या फिर तुम्हें डर लग रहा है? जी कैनफेन तो ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कह रही थी कि नहीं मास्टर, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि मैं तो तैयार हूँ ताकि उन्हें अपने हाथों से सबक सिखा सकूं। आखिर मैं तो इस दिन का इंतजार कब से कर रही थी। अब जब जी कैनफेन भी रेडी थी तो चेनी वहाँ पर फटाफट से उस ड्रैगन को बुला लेता है। वो तीनों उस पर बैठकर रेड लोटस डीमन सेट की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद ही हमें रेड लोटस डीमन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली होंग बैठकर ये देख रही थी कि वो तीनों वहाँ से निकल चुके हैं। वो कहती है कि ये तो काफी अच्छी बात हो गई कि उन्होंने डोलोसेक से वो स्पिरिचुअल स्टोन कलेक्ट कर लिया, और इससे भी ज्यादा अच्छी खबर ये है कि वो तो हमारी ही तरफ आ रहे हैं हमारा काम आसान करने के लिए। चलो क्यों ना उनके स्वागत की तैयारी की जाए। ये बोलने के बाद वो अपने डिसाइपल से कहती है कि मेरी बातों को तुमने ध्यान से सुन लिया ना, तैयारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए दरवाजे पर जाओ और उनका स्वागत करो। आखिर उन्हें भी तो पता लगे कि रेड लोटस डीमन
सेट की मेहमान नवाजी कैसी होती है। मेरी बात ध्यान से समझ गए ना तो खातिरदारी में कमी मत छोड़ना। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनने के बाद उसके दोनों डिसाइपल स्टडी हो गए थे, जिसमें से एक कहता है, जिसका नाम लू शियांग है और वो गुइचेंग स्टेज पर है। वो अपने आप को बड़ा तोप समझ रहा था और उसके पास एक छोटा सा था भी। वो कहता है कि मास्टर आप बेफिक्र रहे, मैं भी तो देखूं कि आखिर वो कौन सा कल्टीवेटर है। अगर मैंने उसे एक ही शॉट में उड़ा नहीं दिया ना तो आप मेरा नाम बदल देना। अपने साथी की बात सुनने के बाद दूसरा वाला बंदा कहता है, जिसका नाम गुमिंग है और वो भी गुइचेंग स्टेज पर है, कि तुम उसे एक शॉट में उड़ाने की बात कर रहे हो। मैं तो उसे इतना तड़पाना चाहता हूँ कि मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करने वाला हूँ, ताकि मैं रेड लोटस डीमन सेक्ट में मौजूद बीस्ट को उसे खिला सकूं। और ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। ये सुनकर ली होंग कहती है कि बहुत अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। वैसे अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम दोनों को रेड लोटस डीमन सेक्ट के टॉप मास्टर्स में काउंट करने लगूंगी, लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होगा जब तुमने जो कहा है वो करके दिखाओगे। ये बोलने के बाद वो उन्हें एक एलिक्सर देती है। इस ब्लड लोटस लिक्विड एलिक्सर को देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हुए उसे थैंक यू बोल रहे थे। ये एलिक्सर बहुत ज्यादा खास था, जिसे मिलने के बाद ये दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद ली होंग काफी गुस्से में कह रही थी कि बदतमीज कल्टीवेटर, अब मैं देखती हूँ कि तुम बच के कहाँ जाते हो। इस बार मेरे ये डिसाइपल्स तुम्हारा वो हाल करेंगे कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी राख मसलूंगी, और ऐसा करके ही मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती हूँ। तुम्हारा नाम और निशान मिटाने के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। इसके बाद हमें चैनिये को दिखाते हैं, जो कि रेड लोटस डीमन सेक्ट पहुंचने ही वाला था कि तभी रास्ते में एक फायरबॉल अटैक तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उस फायरबॉल को देखने के बाद जी कैनफैन काफी ज्यादा डरते हुए चैनिये से कहती है कि मास्टर आखिर वो क्या चीज है। उस चीज को देखकर तो ज़ूकी भी काफी ज्यादा डर रही थी। इससे पहले कि चैनिये जवाब दे पाता, वो फायरबॉल तेजी से आकर उन्हें हिट हो जाता है, जिससे वहाँ पर काफी जबरदस्त ब्लास्ट हो गया था। चारों तरफ धुएं का गुब्बार हो जाता है। इस अटैक को थ्रो करने वाला लू जियांग था, जो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे एक शॉट में ही ये लोग ब्लास्ट हो जाएंगे। मैं तो पहले से ही जानता था कि हमारी सेट लीडर इसे कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रही थी। इसमें तो डरने जैसा कुछ भी नहीं था, ये एक ही अटैक में ढेर हो गया। वहीं दूसरी तरफ गुमिंग, जो कि थोड़ा सा समझदार दिख रहा था, वो उस माहौल को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं होना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही खामोशी है। तभी अचानक से एक जबरदस्त स्लैश थ्रो होता है, जिससे हिट होने के बाद उनका बैलेंस बिगड़ गया था और फिर धुएं को चीरते हुए चैनिये ज़ियाओकिंग के साथ बाहर आ जाता है। वहीं ज़ूकी, जो कि चैनिये के पीछे छुप गई थी, वो बाहर निकलते हुए कहती है कि वैसे तो मास्टर ये अटैक मुझे हिट नहीं कर पाया, लेकिन इसने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था। वहीं जी कैनफैन का भी कुछ वही हाल था, उसकी तो सांस ही रुक जाती है। इन सबको सही सलामत देखने के बाद तो उन दोनों को भी काफी जोर का झटका लगता है। वहीं उन दोनों को हमारी जी कैनफैन पहचान गई थी। वो चैनिये से कहती है कि मास्टर, ये दोनों रेड लोटस डीमन सेक्ट के डिसाइपल हैं, जिन्हें ली होंग लीड करती है। ये ज्यादा पावरफुल नहीं है, पक्का ली होंग ने इसे हमें परेशान करने के लिए भेजा होगा। वहीं दूसरी तरफ लू जियांग कहता है कि लगता है ये एक शॉट में नहीं मरने वाला, मुझे अपने कैनन से 2-3 शॉट तो लगाने ही होंगे। ये बोलने के बाद वो फिर से गोले बरसाने लगता है। उसने पहले बार से भी ज्यादा पावरफुल फायरबॉल थ्रो किया था। उस अटैक को देखने के बाद तो ज़ूकी और जी कैनफैन दोनों फिर से डर जाते हैं, लेकिन चैनिये के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती। वो वहाँ पर एक तलिस्मान ड्रॉप करते हुए उस फायरबॉल को उसमें अब्सॉर्ब करवा देता है। चैनिये ने ये ट्रिक काफी ज्यादा जल्दी यूज की थी, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिलता। वहीं ये देखने के बाद तो लू जियांग के होश उड़ जाते हैं और गुमिंग कह रहा था कि इस तरीके की टेक्निक मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखी। वहीं लू जियांग का कहना था कि आखिर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, मेरे कैनन अटैक को ऐसे वैनिश कैसे कर सकता है। लगता है एक अटैक से इसका काम नहीं बनने वाला। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने इस कैनन से क्या क्या कर सकता हूँ। वो एक साथ 3 गोले दाग देता है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से चैनिये की तरफ थ्रो हो चुके थे। पर चैनिये अपने पास से एक और तिलिस्मान निकाल कर उसमें से 3 फायर ड्रैगन निकाल चुका था। वो तीनों फायर ड्रैगन आगे बढ़ते हुए उन तीनों फायर बॉल्स को खा जाते हैं। वो तीनों फायर ड्रैगन उस अटैक को खाने के बाद भी नहीं रुकते, बल्कि तेजी से उन दोनों को हिट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मौका पाकर गुमिंग तो वहाँ से एस्केप कर गया था, लेकिन लू जियांग, जो कि अभी तक बहुत ज्यादा हैरान नजर आ रहा था, वो उन अटैक से हिट होते ही हवा में गायब हो जाता है। चैनिये के इस ड्रैगन अटैक ने उसका नामो निशान मिटा दिया था। जैसे ही उस अटैक का असर खत्म होता है, गुमिंग वापस आते हुए कह रहा था कि बेवकूफ लड़का अपने लिए मुसीबत खड़ी कर गया।
आखिर इस बंदे में कोई तो बात थी ना, जो सेक्ट लीडर इससे परेशान हो रही थी। शायद ये कल्टीवेटर टियान स्टेज पर होगा, क्योंकि इसने बस अपने फिंगर मूव्स का यूज करते ही एक गुइचेंग के बंदे को मार डाला। लेकिन किस्मत से मैं लू जियांग जितना बेवकूफ नहीं हूँ, और साथ ही मुझे मास्टर ने वो ब्लड लोटस लिक्विड भी दिया है, जिसे पीकर मैं अपनी पावर और कल्टीवेशन को 2 गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। ऐसे तो मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, और फिर मैं इसे बताऊंगा कि जान से मारना क्या होता है। ये बोलने के बाद वो फटाफट उस बोतल को बाहर निकालकर उसमें मौजूद लिक्विड को पी गया था। उस लिक्विड को पीते ही उसकी बॉडी में एक्सट्रीम एनर्जी फ्लो करने लगी थी, उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं, और फिर वो इसके बाद वहाँ पर एक पर्पल फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए वहाँ से अपना सबसे पॉइजनस स्नेक बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था। पहले तो उसकी एनर्जी पर्पल कलर की थी, लेकिन फिर उस ब्लड लिक्विड का यूज करने के बाद वो उसे रेड कलर का डिमोनिक कर देता है। इस अटैक को प्रिपेयर करने के बाद वो चैनिये से कहता है कि अब चाहे कोई सा भी तिलिस्मान यूज कर लो, अब ये सारे तिलिस्मान भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। मैं लू जियांग जितना कमजोर नहीं हूँ जिसे तुम एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब मैं तुमसे उसकी मौत का बदला भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये पॉइजनस स्नेक बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये बोलने के बाद वो अपने रेड पॉइजनस स्नेक को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। जैसे ही वो स्नेक चैनिये के करीब पहुँचा था, वो एक स्पेल को कास्ट करते हुए काफी सारे स्लैशेस को उनकी तरफ थ्रो कर देता है। ये मल्टीपल स्लैश अटैक आगे बढ़ते हुए उस स्नेक के चीथड़े उड़ा देता है। उस स्नेक को खत्म करने के बाद भी ये स्लैशेस गायब नहीं हुए थे, बल्कि आगे बढ़ते हुए तो वो लूमिंग को भी खत्म कर देते हैं। इस अटैक से हिट होने के बाद वो अभी भी सदमे में नजर आ रहा था। उसके लिए तो ये इम्पॉसिबल है कि हमारे चैनिये ने उसे एक ही अटैक में मार दिया, और फिर उस खतरनाक अटैक की वजह से गुमिंग की बॉडी किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाती है, जिससे लू जियांग की तरह उसका भी नामो निशान मिट जाता है। यहाँ दूसरी तरफ चैनिये के इस अटैक की वजह से वो दोनों लड़कियाँ काफी ज्यादा खुश हो गई थी। ज़ूकी कहती है कि कभी कभी तो मास्टर की पावर पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, ये हर बार मुझे चौंका देते हैं। इन्होंने सिर्फ 2 अटैक में रेड लोटस डीमन सेट के इन एल्डर्स को मार डाला। जी कैंग फैन को भी ऐसा ही लग रहा था। वो कहती है कि सच में मास्टर तो कमाल के हैं, उनकी टेक्निक भी ऑसम है। चैनिये कियान फैन से पूछ रहा था कि अभी मैंने फाइट के दौरान जिन मेथड का यूज किया, क्या तुमने उसे सीखा? जी कियान फैन एक्टिंग करते हुए बताती है कि हाँ मास्टर, मैंने आपके एक सीक्रेट मेथड को अच्छे से सीख लिया। पहले आपने तिलिस्मान बताया जिसमें फायर बॉल आकर एब्जॉर्ब हो गई थी, और उसके बाद आपने तिलिस्मान बनाया जिससे 3 फायर ड्रैगन रिलीज हुए। वो तीनों ड्रैगन उन फायर बॉल्स को खा जाते हैं और उसके बाद जाकर उस बंदे का खेल खत्म कर देते हैं। मास्टर सच में आपका ये अटैक देखने के बाद तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे। उसकी इस एक्सप्लेनेशन के साथ तो हमारी ज़ूकी भी साउंड इफेक्ट देने की कोशिश कर रही थी। चैनिये जी कैन फैन की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद कहता है कि वो बेसिक से तिलिस्मान थे, कोई पावरफुल तिलिस्मान नहीं थे। पर जी कैन फैन तो उसे ही डांटते हुए कह रही थी कि मास्टर वो बेसिक थे, आप उन्हें बेसिक कैसे कह सकते हैं? मैंने तो किसी पावरफुल एल्डर को भी इस तरीके की पावर अटैक करते हुए नहीं देखा। आखिर आप इतना कैजुअली कैसे इन सारे पावरफुल तिलिस्मान को ड्रॉ कर लेते हैं? आपने पिछली बार भी ली होंग के ऊपर इसी तरीके का तिलिस्मान यूज किया था। उसकी ये प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद चैनिये कह रहा था कि क्या तुम्हें वो तिलिस्मान सीखना है? वो तो काफी खुश होते हुए हमें गर्दन हिलाकर कहती है कि हाँ मास्टर बिल्कुल, क्या आप मुझे सिखाएंगे? उसे सीखने के बाद मैं भी बिल्कुल आपकी तरह बन जाऊंगी, जो गुइचेंग स्टेज के बंदों को इजीली हरा सकती है। और अगर इस तरीके के पावरफुल तिलिस्मान मैं ड्रॉ करने लग गई तो फिर सब लोग मुझे देखकर डरेंगे, और फिर कोई भी मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। चैनिये उसकी जोश भरी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो अपने पास से एक बुक निकाल कर देते हुए कह रहा था, इस बुक में तुम्हें सारे के सारे बिगिनर्स लेवल के तिलिस्मान ड्रॉ करने की टेक्निक्स मिल जाएंगी। ये बुक्स मैंने ही बनाई है, इसलिए तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना, तो फिर तुम्हें तिलिस्मान ड्रॉ करना आ जाएगा। सुप्रीम प्रोफाउंड ताओ तिलिस्मान वाली बुक देखने के बाद तो हमारी जी कैन फैन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। उस बुक को हासिल करने के बाद वो कहती है कितने पावरफुल तिलिस्मान टेक्निक्स की बुक को मास्टर बिगिनर लेवल का कह रहे हैं। वो किसी ऑब्सेस्ड बच्चे की तरह कह रही थी कि मास्टर इस बुक की खुशबू भी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ज़ूकी तो कहती है कि मास्टर आपने कितना कैजुअल तरीका निकाला है ज़ू कैन फैन को सिखाने का। कभी कभी तो आपको देखकर लगता ही नहीं है कि आप टीचर हैं और आप उसे कुछ सिखा रहे हैं। ये सुनने के बाद तो चैनिये उसे घूर के देखता है, जिससे वो डर कर कहती है कि अच्छा ये वाली मेथड बहुत अच्छी है सिखाने के लिए। जितना उसका खुद से मन करेगा सीखने का, उतनी जल्दी प्रोग्रेस करेगी ना वो। मास्टर आप बहुत अच्छा करें। मुझे लगता है कि ऐसा करने से सी कैन फैन के लिए रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। इस तरीके की टेक्निक सीखने के बाद उसकी कल्टीवेशन के साथ उसकी पावर दुगनी हो जाएगी, है ना मास्टर? चैनिये ज़ूकी की बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो
जी कैन से कहता है कि जैसे ही तुम इस बुक को पढ़ लो और धीरे धीरे प्रोग्रेस करो तो मैं फिर तुम्हारी प्रोग्रेशन का टेस्ट लेने वाला हूँ। ये सुनकर तो जी कैन काफी ज्यादा शौक होते हुए कह रही थी कि क्या मास्टर, लेकिन आपने तो ये बुक मुझे अभी दी है, फिर आखिर आप मेरा टेस्ट कब और कहाँ लेंगे? चैन ये कहता है कि जब तक हम रेड लोटस डीमन सेक्ट नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हारे पास टाइम है और मैं वहीं जाकर तुम्हारा टेस्ट लूंगा, इसलिए अपनी कॉम्बैट स्किल्स का यूज करने के लिए रेडी रहना। ये बोलने के बाद चैन ये उस ड्रैगन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, जिससे बेचारी जी कैन डिसबैलेंस होने वाली थी। उसे तो एक जोर का झटका लगता है। वो कहती है कि मास्टर, आप तो सच में मेरे सेल्फ स्टडी की एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं पलक झपकते ही सब कुछ सीख लेती हूँ? इसके बाद हमें ली होंग को दिखाते हैं, जो कि काफी रिलैक्स होकर खुशखबरी का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे एक जोर का झटका लगता है। उसे पता लग गया था कि वो दोनों मारे जा चुके हैं। वो कहती है कि दो बेवकूफ मेरे ब्लड लोटस लिक्विड को बर्बाद कर चुके, मैंने उन्हें इतना पावरफुल लिक्विड दिया फिर भी वो उसे नहीं मार पाए। ये बोलकर वो गुस्से में अपने दांत पीसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें चैनिये को दिखाते हैं, जो स्पीड पकड़ने की वजह से अब तक रेड लोटस डीमन सेक्ट में एंटर हो गया था। वहां जाने के बाद उसका ड्रैगन जोर से रोर करता है। उस रोर की आवाज से ली होंग को पता लग गया था कि चैनिये यहाँ आ चुका है। वो कहती है कि तुम यहाँ आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से वापस जाने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं यहाँ तुम लोगों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर लूंगी। नहीं, इससे बेहतर ये होगा कि मैं तुम्हारी सोल को ट्रैप करके जिंदगी भर लावा की एटर्निटी में फंसा के रख दूं, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये बोलने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से से भर जाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे ली होंग हमारे चैनिये को मारने के लिए काफी सारे सोल्जर्स को बुला लेती है। पर ली हां तो अपने ड्रैगन की हेल्प से ही उन सभी सोल्जर्स को मार देता है। पर इसके बाद वो हार नहीं मानती, बल्कि अपनी पावर की हेल्प से लावा मॉन्स्टर्स क्रिएट कर लेती है। ये लावा मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल और विशाल थे, जो कि साइज में इतने बड़े थे कि जमीन पर खड़े रहते हुए भी वो चैनिये की बराबरी कर पा रहे थे। अब देखना ये है कि चैनिये ने कैसे हराता है। क्या आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर आप कमेंट्स और लाइक में कंजूसी करेंगे तो वीडियो की रीच कम हो जाएगी और ऐसे में मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार, ताकि मैं भर भर के ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज लाती रहूं।